अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में आपको सवालों के उन तमाम सवालों के जवाब लेके देंगे जो आप जानना चाहते हैं। ब्रायलर मुर्गी का रेट एकदम से क्यों बढ़ता जा रहा है, और ब्रायलर मुर्गी, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं, इंटरनेट पे वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जिनसे ऐसा लग रहा है, ऐसा खदशा है कि मरी हुई मुर्गियाँ लाहौर शहर में दी जा रही हैं, कहीं शवारमे में इस्तेमाल हो रही हैं। क्या मरी हुई मुर्गी को खाने में, अगर वो आपके खाने में आ जाए तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है, और ग़िज़ाइयत के एतबार से ब्रायलर मुर्गी और देसी मुर्गी में क्या फ़र्क है, ब्रायलर के अंडे और देसी मुर्गी के अंडे ग़िज़ाइयत में क्या एक दूसरे के बराबर हैं, और अगर आप ब्रायलर मुर्गी खाते हैं तो ब्रायलर मुर्गी खाने से आपके बच्चों की नशोनुमा पे क्या असर पड़ सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको लेके देंगे एक्सपर्ट से, और इधर उधर की बातों पे कान मत धरिएगा, सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे यकीन कीजिएगा। आपको जिनसे इन्फॉर्मेशन लेके देंगे वो एक अथॉरिटी हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, और पोल्ट्री के यानी कि मुर्गी बानी के तमाम के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रहिए। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अतर महमूद साहब, जो चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन के। पोल्ट्री मानी मुर्गी जो सी हम खाते कूते हैं, उसकी तमाम आगे पीछे जो चीज़ें उसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, अभी तो ये बड़ा रोला पड़ गया, सबसे पहले ये बताएं कीमत के बारे में बता देंगे, क्यों कीमत बढ़ी है? थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। मैं आपको ना थोड़ा सा जो गुफ्तगू का आगाज़ यूँ करना चाहूँगा कि मैं चाह रहा हूँ कि अवाम के अंदर एक अवेयरनेस भी पैदा की जाए इस हवाले से, और दूसरी कुछ हमारी कौम का अलमिया कि हम चीज़ों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। हाँ, तो ये अवेयरनेस जो है ये बार बार देने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। तो कीमत के हवाले से मैं इसको 2-3 फैक्टर्स आपको बताता हूँ। लोग इसको बीमारी से रिलेट कर रहे हैं, नो डाउट बीमारी भी है। बीमारी हर साल आती है, इस दफ़ा को नई नहीं आई हुई। अच्छा, बीमारी आई हुई है? हाँ आई है, आती है, हर साल आती है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, ये फैक्ट है कि बीमारी आई हुई है? उसमें रूमर्स हैं। नहीं, बीमारी आई हुई है जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बीमारी इंसान बीमार हो, इधर जानवर बीमार हो सकता है, ऐसी कौन सी बात है? साथ में विजुअल्स देख रहे हैं चलते हुए बीमार मुर्गियों के। अब बीमार मुर्गी होती है, लेकिन मेन जो इसकी रीज़न है ना कि ब्रीड जो इसका अजदाद है, जिसको हम आप कह सकते हैं ग्रैंड पेरेंट है, उसकी इंपोर्ट बहुत कम हुई है। आलमोस्ट मैं अगर आपको यूँ कहूँ कि हाफ हुई है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर 60 लाख आता था तो इस साल वो 30 लाख आया। क्या वजह बनी डॉक्टर? क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी थी, लोगों ने नहीं मंगवाया पिछले साल, और इसको पालने में 1 साल लगता है। हाँ। तो वो ज़ाहिर है जब रूटीन में चल रही है, कुछ जो ब्रीडर है वो उसको हम कहते हैं ब्रूडिंग की स्टेज पे है, कुछ रेडिंग की स्टेज के ऊपर है, कुछ जो है वो लेइंग की स्टेज के ऊपर है। तो जब उसके अबाओ अजदाद आए ही नहीं, पेरेंट्स ही नहीं आए, तो बच्चे वहाँ से कैसे आएंगे? तो इसकी वजह सबसे बड़ी ये रीज़न हुई है कि हमारी जो मार्केट है ना वो डिमांड ड्रिवन है। उसने इंपोर्ट किया ही नहीं, इंपोर्ट किया ही नहीं। एक चीज़ हमें चाहिए 10, वो हमें मिल रही है 5 ने आगे डिमांड आपकी वही है, आबादी आपकी बढ़ रही है, तो कीमत उसकी ज़्यादा होगी ना। ओके, यानी कि आपको समझ में आ गया डिमांड सप्लाई चेन का ये सारा मसला है, क्योंकि हमें जितनी डिमांड थी उतना हमने इंपोर्ट नहीं किया, ब्रीडर इंपोर्ट नहीं किया, और ब्रीडर इंपोर्ट नहीं करने की वजह से हमें यह नुकसान हुआ कि मुर्गी की कीमत बढ़ गई। अब दूसरी बात पे आता है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप इसकी तमाम मुर्गी की तमाम जो स्टेजेस है उसको जानते हैं। बीमारी जो आ गई है वो आपने मुझे बताइए, मेरे लिए वो न्यूज़ है। क्या कौन सी बीमारी आ गई? मैं तो अभी तक र्यूमर समझ रहा था। नहीं, बीमारी जो है ना 2 या 3 तरह की आई थी, लेकिन अब काफ़ी कम हो गई। अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ तो आज से 10 दिन पहले की मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें एक न्यू कासल डिजीज़ हम उसे कहते हैं, दूसरी हम इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और तीसरी एवियन इन्फ्लुएंजा है। ये तीनों वायरल बीमारी हैं। ठीक है। उसकी वजह से फार्म के अंदर ऑन एन एवरेज 20% मोर्टेलिटी हुई। अब 20%, 100 बंदे जिसमें मुर्गियाँ डाली हैं, 20 उसकी मर गई। ऊपर से ब्रीडर आपका कम आया, 20% यहाँ से आपको सेटबैक मिला। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलके जो है वो इसकी कीमत का बायस बने, और इसकी सप्लाई और डिमांड के अंदर जो है वो जो सर्कल जिसे हम कहते हैं उसके अंदर ब्रेक आया, तो जिसकी वजह से इसकी कीमतें बढ़ी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर एक बंदे ने 100 मुर्गियाँ मंगवाई थी, अगर उसमें से 20 मर गई, किसी परेशानी की वजह से मर गई, तो उसके बाद बची 80, और पीछे से जो उसने मंगवाना था, जो स्टॉक 10 में मंगवाना था, वो उसको 5 में आया ब्रीडर में। तो इसलिए मुर्गी जो सी है वो बहुत ज़्यादा कम, उसकी शॉर्टेज की वजह से आपको मुर्गी महंगी मिल रही है। ऐसी है ना डॉक्टर साहब? अच्छा, और दूसरा सवाल, अब सवाल जो मैंने आपसे न्यूट्रिशन के बारे में पूछा था, एक आपने कहा कि मुर्गी बीमार हो जाती है, मुर्गी के अंदर इस तरह की बीमारियाँ, ये बीमारियाँ जो भी मुझे जैसे यूट्यूब पे या फेसबुक पे या कहीं पे सोशल मीडिया पे वो फुटेज चल रहे हैं, मुर्गी काटता है, अंदर से उसके इतना काला निकल रहा है, वो विजुअल भी चलते हुए आप देख रहे हैं, वो मुर्गियाँ मरी मुर्गियाँ पड़ी हैं, वो मरी मुर्गियों के बाद में आऊँगा, लेकिन जो मुर्गी काट रहा है, मुर्गी का गोश्त निकाल रहा है, वो ख़राब है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह की वीडियोज़ जो सी हैं वो लोगों को कन्फ्यूज़ कर देती हैं कि सारी मुर्गियाँ ऐसी हैं।
देखिए, इसमें सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि रानीखेत की मैं आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा। कि रानीखेत जिसके अंदर अच्छी खासी मोर्टेलिटी, बाज़ का फार्म के अंदर 50% भी मोर्टेलिटी होती है, वो जो बीमार मुर्गी है वो तो फार्म पे पहुँच ही नहीं रही। तो इसलिए लोग, मैंने भी जो वीडियो देखी है, खोल के दिखा रहे हैं कि ये देखें जी, उसका लिवर ऐसा है, उसकी कलेजी ऐसी है, उसका पुट ऐसा है। वो मुर्गी तो मार्केट में आ ही नहीं रही है, वो तो वहीं मर गई। वो अब आगे जो आपका अगला क्वेश्चन है कि कैसे उसके बारे में हम बाद में आएंगे। तो वो तो मुर्गी वहाँ पर आती नहीं है। तो इसलिए ये कहना जी अवाम ये बीमार शुदा मुर्गी खा रहे हैं, बीमार शुदा मुर्गी तो मार्केट पहुँचती नहीं है, वो तो फार्म पे मर गई। फार्म पे मर गई। अच्छा, एक तो मर गई, एक मुर्गी जो सी है वो बीमार हो गई। बीमार यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, और वो मुर्गी मैंने अक्सर देखा है, वो दिखाते भी हैं, उसकी भी वीडियोस हैं कि वो उन्होंने रखी है, उसके ऊपर रखी है। जब पिंजरे में अक्सर आप खरीदने जाएं, मुर्गी, जिंदा मुर्गी लेने जाएं, तो पिंजरे में बेचारी मरी हुई कहीं पे साइड पे मुंह लटका के बैठी होती है, बड़ी परेशान होती है वो मुर्गी। तो आपका दिल भी नहीं करता उसे खरीदे, लेकिन वो बेच देते हैं, उसी मुर्गी को काट के बेच देते हैं। ऐसी बीमार मुर्गी खाने से हमें नुकसान है? नहीं, इसका बिल्कुल नुकसान नहीं है, क्योंकि जितने भी वायरस या बैक्टीरिया, खुदा ना खासा, वो जब मुर्गियाँ वहाँ पर, एक तो मैं बताऊँगा, जब आती हैं ना, को रास्ते में ज़ाहिर है हमने तो उनको एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में रखा होता है ना। हाँ। लेकिन जब ट्रक वाला लेकर आ रहा है, जहाँ पर हमने 10 रख ली, उसने वहाँ पे 25 रख देनी है। ठीक है। वो तो कहता है जितनी मैक्सिमम वहाँ से मैं उठा सकूँ। उसी कंडीशन में जो बेचने वाला रिटेलर वो भी ऐसे ही करता है। तो वो तो बाज़ का स्ट्रेस की वजह से ऐसे हो जाता है। जानवर स्ट्रेस खा जाता है। स्ट्रेस की वजह से कोई ढीला हो गया, किसी के ऊपर पाँव आ गया, किसी का सांस रुक गया। तो ऐसी मुर्गी को पकाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जितने वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, ये 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे मर जाते हैं। ठीक है। तो साड़ियाँ तो बट साहब हांडियाँ ही 100 से पकती हैं, 100 से ज़्यादा प्रेशर में जाता है। प्रेशर में चलता है। अच्छा। तो इसलिए बिल्कुल चांस नहीं, ऐसी मुर्गी अगर आप पका भी लेते हैं तो उसको खाने यानी में कि कोई- अगर कोई मुर्गी हल्की लग रही है, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप ये बताएं कि खाने में मरी मुर्गी डिफरेंट होती है क्या? अच्छा, इसमें मैं आपको पहले ना यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक मुर्गी जिसको आपने ज़िबा किया जी, होगा ठीक और है। एक मुर्गी जो मरी हुई है। हाँ, जो ज़िबा शुदा मुर्गी है उसके अंदर से खून निकल गया, ठीक है, वो आपने ट्रेन उसका कर दिया। कलर जो है वो पिंकिश होगा। ठीक है। जो मरी हुई मुर्गी है, खून उसके अंदर ही है, उसका कलर डार्क ब्राउन होगा। अब आ गई बात पकने की। ठीक है। एक हम टर्म बोलते हैं राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो उसको हम कहते हैं टेंडरनेस, कि गोश्त के अंदर सख्ती आनी। आपने ठीक है। बकरा ईद पे देखा होगा कि जब हम कसाई से गोश्त लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा कटा होता है बनिस्बत ये कि जब हम ईद बकरा के ऊपर करते हैं, क्योंकि उस गोश्त को हम हवा नहीं लगने देते ज़्यादा। जितनी ज़्यादा वो 4 से 5 घंटे पड़ा रहेगा, वो राइगर मोर्टिस का अमल होगा, जो कि गोश्त को टेंडरनेस देता है। वो फिर कटता भी बड़ा अच्छा है और पकता भी बड़ा अच्छा है। लेकिन मुर्गी के अंदर राइगर मोर्टिस का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो ऐसी मुर्गी जब हम पकती है ना, तो फ्रैंकली स्पीकिंग पकने के बाद को बहुत ज़्यादा फ़र्क हम फील नहीं करेंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट अगर खाने वाला होगा तो वो देखेगा कि जिस मुर्गी, जो मरी हुई मुर्गी खा रही है, वो चबाने में उसको मक्खन की तरह लग रही है, एज़ कम्पेयर टू जो नरम होगी, एज़ कम्पेयर टू अदर वन। अच्छा, ये खा लेने के बाद नुकसान क्या है हमें? नहीं, खाने के बाद तो कोई नहीं है। फिर 2 तरीके से हम पहचान सकते हैं मरी मुर्गी को। आपने इवन फ्रिज में भी रखी हो ना तो उसके अंदर स्मेल आ जाएगी। लेकिन जब पक जाती है ना, तो फिर तो ये आपने देखा ही है कि लोगों को डायरिया वगैरह जो होता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया जो रिसाइड कर जाता है, तो वो बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। फूड पॉइजनिंग हो सकती Food है, poisoning नुकसान हो सकता है, उसका है, डायरिया हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताएं कि ये मरी मुर्गियों का आजकल काम चल रहा है, कारोबार चल रहा है। सुनने में आया कि जिस तरह मोर्टेलिटी अब किसी की फार्म पे हो गई है, वो फार्म वाला भी किसी को उठा के दे रहा है। वो मुर्गियां कहीं पे दफना तो नहीं रहा, कहीं पे फेंक रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दे रहा है। और हमारे पास कुछ ऐसी फुटेजेस भी हैं जो हम दिखा भी रहे हैं टीवी के ऊपर, कि लोग मरी हुई मुर्गियां तोड़ों में रख के तोल रहे हैं। ये मुर्गियां क्या करते हैं इसका? इसमें व्हाट्सअप में आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। आज से अगर 5-6 साल पहले की मैं बात करूँ ना, तो ये काम वाकई बहुत ज़्यादा था। आपको ट्रकों पे भी मुर्गियाँ जाती मरी हुई। अब आप कम अज़ कम, मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 साल से ये आपको मरी हुई मुर्गियों का ट्रक जाते हुए नज़र नहीं आते भी। ठीक है। हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन कुछ फुटेजेस हैं कुछ ऐसी। नहीं, वो पुरानी है, वो पुरानी चली। अब रिसेंटली ऐसे ही है जैसे आप बता रहे हैं। हाँ। कि कोई तोड़े में डाल के ले गया, कोई गाड़ी की डिग्गी में डाल के ले हाँ। गया, मतलब छोटे नहीं लेवल पे 20-25 लेवल के ऊपर ये ले गया। आगे मैसिव लेवल पे जैसे मूव करती थी वो अब आपको नज़र नहीं आएंगी। हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके बेस हमने क्या किया था कि मरी हुई मुर्गियों की हमने खाद बनाई थी। अच्छा। उसको हम कंपोस्ट कहते हैं। अच्छा। वो 2015 में हमारे डिपार्टमेंट ने वो प्रोजेक्ट विन किया था। उसके बाद हमने उसकी खाद बनाई। खाद बनाने के बाद हमने लाहौर जिम खाना को वो खाद दी। हमने अपने वहाँ पर यूनिवर्सिटी के पौधों में इस्तेमाल की, और पत्तों की मैं आपको पता, हमारे बहुत ज़्यादा नर्सरी हैं। वो इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट आया, क्योंकि ज़मीन को 3 चीज़ें चाहिए। फास्फोरस चाहिए, उसके बाद पोटाशियम चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए। ये तीनों चीज़ें उसके अंदर वाफर मिकदार में मौजूद थी। अच्छा। तो ये हमने फिर
इंडस्ट्री के अंदर हमने सेमिनार्स किए मुख्तलिफ जगह पे जाके। हमारी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, उनका हर साल एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है वर्ल्ड लेवल पे, वहाँ जाके मैंने प्रेजेंटेशन दी। तो उसके नतीजे के अंदर चंद एक कंपनियों ने इसको अडॉप्ट किया। अच्छा, तो ये फिर हमने जो पोल्ट्री एक्ट है उसके अंदर ये चीज़ डलवाई कि मरी हुई मुर्गियों को कंपोस्ट किया जाए। अच्छा, वो खाद बन जाएगी। तो उसके बेस पे क्या होगा कि वो जो वहाँ से उठा के लेके जाते हैं वो वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। यानी कि उनको वो जो शेड वाले हैं या जिनके पास फीड है, जो लोग मुर्गी का काम कर रहे हैं, वो मरी हुई मुर्गी आगे किसी को दे सकते हैं, बेच सकते हैं, खाद में इस्तेमाल होता ही ऐसे है। क्योंकि अब हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें कोई लाख सवा लाख लगता है, लेकिन मरी हुई मुर्गी अगला 10 रुपये किलो उठा के ले जाता है। अब फार्मर कहता है यार मैं जो लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करूँ, क्यों ना मैं 10 रुपये इसको दूँ और अपनी जान छुड़ाऊँ। अब ये थोड़ा सा माइंडसेट की बात है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि यार वो शवारमा या खुदा ना खास्ता वो मरी मुर्गी जो आप लेके जाते हैं, जिसे लोग ठंडी मुर्गी भी कहते हैं, आपका बच्चा भी खा सकता है, आपके हम साहिब रहने वाला भी बच्चा खा सकता है। तो ये माइंडसेट है जिसको बार बार एजुकेट करने की ज़रूरत है। और हमने 3-4 बड़े बड़े फार्मर्स ने हमारी ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली। और अगर मैं कहूँ कि पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर 3000 एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस हैं, तो हमने 250 के ऊपर ये इम्प्लीमेंट कर दी हुई है। ये 2019 में हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ था। फार्मर्स उनसे हैं वो कर रहे हैं, वो इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं। डीकम्पोजिशन करते हैं, उसका कोई प्लांट लगाया हुआ? जी, हमारी यूनिवर्सिटी में प्लांट लगाया हमने। जब शुरू में लगाया था 1000 kg का लगाया था। अच्छा। तो फिर जब इसकी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, लोगों की ज़रूरत क्वेरीज आई, अब हमने उसको 5000 कैपेसिटी का कर दिया। अच्छा, तो आपके पास आती है मुर्गी रोज लाहौर से? हमने ऐसे किया था कि हमने एक प्रोजेक्ट विन किया था जिसमें हमें HEC ने हमें ये कहा था कि आप किसी ऐसे पोल्ट्री फार्म के साथ कोलैबोरेशन करें जो आपको मरी हुई मुर्गियाँ सप्लाई करे। हमने फिर दीपालपुर के पास एक पोल्ट्री फार्म था, उसके साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई। उसका कोई 10 लाख का फार्म था ब्रॉयलर का। उसकी जो मोर्टेलिटी होती थी वो हमें यहाँ पहुँचाता था। हम फिर इन रिटर्न उसको जो है वो खाद बना के देते थे। उसके पास जो ज़मीन थी वहाँ पर वो उसको एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करता था। ये बड़ी अच्छी बात है। बायो कन्वर्शन की एक चीज़, मुर्गी ने छिपकली खा ली है, काकरोच खा लिया, द वेरी थॉट कि यार हम क्या खा रहे हैं, दैट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ हिज बॉडी। अभी जो हमें सामने आया या लोग जो देख रहे हैं, लोगों को ये बता दें कि एक तो आपने बता दिया कि उसमें डिफरेंस क्या होता है, फिर जो लोग शवारमा बना के बेच रहे हैं या इस तरह बना के बेच रहे हैं, वो कैसे पहचान सकते हैं हम कि किस तरह पता चले कि ये शवारमा वाकई बड़ा शवारमा? मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि एक थोड़ी सी फिर वो कॉमन सेंस की बात है कि मुर्गी इस वक्त 450-500 बिक रही है, वो शवारमा 40-60 का क्यों बिक रहा है। थोड़ी सी लोग इसके ऊपर ही जरा अकल साजी कर लें कि शवारमा क्यों नहीं 250 का होगा, मतलब क्या बारबेक्यू महंगा क्यों नहीं होना, वो क्यों नहीं महंगा होगा। तो ये अब समझने की बात है ना कि हम बारबेक्यू भी महंगा कराओगे। वेरी नाइस, टॉप साहब ने कह दिया, बारबेक्यू वाले सुन रहे होंगे। ये देखे जी, माइंडसेट की बात है, लोगों को एजुकेट करने की बात है कि यार खुदा की, जैसे वो आजकल टीवी पे भी इश्तिहार चल रहा है कि बस करो, बहुत ज़्यादा हो गया, बड़ी करप्शन हो गई, अब इसको छोड़ दो। तो ये भी हमें बार बार व्हाट्सअप कहने की बात है। अच्छा, तो अगर करें नहीं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आप जाएंगे, आप पकड़ लेंगे बंदे को, आप पकड़ के उसको ये भी बता देंगे कि भाई तू बड़ी मुर्गियाँ लेके जा रहा है, वो कहेगा मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, एक लंबी कहानी, एक लंबी तमहीद बांधेंगे। मैंने आपको ना, क्योंकि आप कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर आप हैं, आपके पास आना है, ये किन किन रास्तों से आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। मुर्गी का गोश्त खाते हुए एहतियात करें। दूसरी चीज़ ये आ गई, लोगों को आजकल वीडियोस ये भी चल रही हैं कि मुर्गी जो सी है वो न्यूट्रिशन वाइज मुर्गी वो अच्छी नहीं है बच्चों के लिए, स्पेशली फीमेल चाइल्ड के लिए, इंसानी फीमेल चाइल्ड के लिए मुर्गी खाना अच्छा नहीं है। इसमें ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं क्योंकि इसकी ग्रोथ जो सी है वो एबनॉर्मल है, इसको टीके लगा के, मेडिसिन लगा के बड़ा किया जाता है, तो ये खाने में अच्छी न्यूट्रिशियस नहीं होती। व्हाट्सएप इसमें देखें, थोड़ी सी मैं ज़रा डिटेल में जाऊँगा। ये मिथ है ना? हाँ, मिथ है, बिल्कुल है। बड़ी दफ़ा हमने इसको रेक्टिफाई किया, और जब हम इसको रेक्टिफाई करते हैं, जो समझदार लोग हैं उसको समझ भी जाते हैं। ब्रॉयलर की डेवलपमेंट में 4 फैक्टर। अच्छा, एक उसका जेनेटिक्स है, एक उसकी न्यूट्रिशन है, एक उसकी मैनेजमेंट, और तीसरा उसका डिजीज़ प्रिवेंशन है। इन चारों फैक्टर्स में से 80% रोल जेनेटिक्स का। ठीक है। जेनेटिक्स कैसे बनाई गई कि एक मेल और फीमेल को मिलाया गया, उनके बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों में से देखा गया कि किस बच्चे का वज़न मैच्योरिटी पर अपने बाप से ज़्यादा था, उस बच्चे को सेलेक्ट कर लिया गया। फीमेल देखी कि किस फीमेल ने अपनी माँ से ज़्यादा अंडे दिए, उसको सेलेक्ट कर लिया गया। ये प्रोसेस 5 जनरेशन तक चलता है। ठीक है। 5 जनरेशन के बाद फिर आप जो बनाते हो, आप उसको ब्रीडर कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स तो ये वाली बात है।
दूसरी रहेगी फीड हम इसे देते हैं, ये होती है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन बड़े लोगों से मैं कहता हूँ, फिर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। आप यही वाली खुराक जिसको हम ब्रॉयलर को देते हैं, आप घर में पलने वाली मुर्गियों को दें, वो क्यों नहीं बड़ी होती? ओके, सिंपल इज दैट, वो क्यों नहीं बड़ी होती? जेनेटिक्स, फीड तो वही है। घरों में लोगों ने मुर्गियां नहीं पाली। लेकिन क्या ये वाकई बच्चे नहीं जिनसे होती। नुकसान देती हैं नहीं, बच्चों हाँ, वो तीसरी बात आपकी, मैं उसके कि तरफ आ रहा उसको हूँ। स्टीरॉइड्स लगते हैं? देखिए स्टीरॉइड जो होते हैं ना, जैसे कईयों को लोगों को होती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ इंसुलिन इंजेक्टेबल है, जितने हार्मोन्स होते हैं इंजेक्टेबल है। कोई भी एक फार्म जो मिनिमम होता है 1 लाख बर्ड का होता है, तो बर्ड साहब तसव्वुर करो 1 लाख बर्ड को टीका लगाना, इंसुलिन लोग सुबह भी लगाते हैं शाम भी लगाते हैं। इज़ इट पॉसिबल कि आप एक मुर्गी को पकड़ो, उन्हें टीका लाओ, छोड़ो, फिर उसके बाद आप उसको लगा 1 लाख मुर्गी, और पूरे मुल्क के अंदर 1 अरब जो है वो ब्रॉयलर पड़ रहा है, तो कैसे मुमकिन है? पहला क्वेश्चन यहीं पे है कि हार्मोन स्टीरॉइड्स ऑलवेज गिवन इन इंजेक्टेड फॉर्म, नॉट ओरली। ब्रीडर को लगा दें आगे, ब्रीडर फिर उस तरह के बच्चे मेरा पैदा करता है। मतलब ब्रीडर भी लगाओगे 30 लगा है, 30 लाख है, तो वो तो ब्रीडर को लगा आगे तो ना गया ना। अगर आपकी मैं बात को अज्यूम भी कर लूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर ब्रीडर को भी मैं लगाऊं तो वो भी तो 60 लाख है, कुछ छोटा तो नहीं है ना। और उसकी भी बायोसिक्योरिटी ऐसी होती है, ऐसे हर एक को तो उसके अंदर जाने नहीं देते। दूसरी बात यह है कि वो इतना महंगा है, 1 मिलीग्राम मिनिमम जो है वो 150 रुपये का स्टीरॉइड। आप अब सुबह भी लगा रहे हो, शाम भी लगा रहे हो, 300 रुपये का 2.5 दिन च लग गया। तो मुर्गी तुम पालनी 32 दिन जरा जरब दो, मुर्गी तो ताड़ी पहुँचती भाई 12,000 तक एक मुर्गी। एक मुर्गी। इज इट पॉसिबल? अच्छा, ये देसी मुर्गी ब्रायलर मुर्गी में क्या फ़र्क है? देसी मुर्गी ब्रॉयलर मुर्गी में जेनेटिक्स का एक तो फ़र्क है, और दूसरी उसकी ग्रोथ डिले होती है। ग्रो इसीलिए उसकी डिले होती है कि उसके अंदर हमने उसकी ब्रीडिंग नहीं की हुई, हमने उसको उस तरीके से पाला नहीं है। वो हमारे एनवायरमेंटल जो हमारा लोकल न्यूट्रिशन एनवायरमेंट, वैल्यूज की बताएं। कोई फ़र्क नहीं है न्यूट्रिशन वैल्यू में, देसी और ब्रायलर कोई फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ हमें बातें बनी हुई हैं कि उसके अंदर ज़्यादा है। लोग सिर्फ कहते हैं मैं देसी आपको मुर्गी की बताता हूँ। कढ़ाई खानी है, मैं मैं ब्रायलर आपको खानी बताता हूँ, नहीं। वो इसलिए कि वो बर्ड करता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से उसके मौजूद जो फैटी एसिड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अरोमा। अरोमा की वजह से जो हांडी पकदी है तुम कहते पता नहीं की अन्नी पै गई, लेकिन अरोमा इज़ ए नॉट न्यूट्रिशन, इट इज़ जस्ट ए खुशबू। थानू चंगी लगती है, आप कहते हैं उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन इज नो फर्क। बल्कि अगर मैं अंडे की भी बात करूँ ना, तो अंडे का साइज़ उसका छोटा है, वो देता है 44-45 ग्राम, आपकी दूसरी मुर्गी देती है 60-65 ग्राम। तो अगर हम प्रोटीन वाइज भी उसको कंपेयर करें तो हम देसी जब लेते हैं तो हम इन रिलेटिव नुकसान में रहते हैं। वो सिर्फ इस वजह से है कि उसकी तादाद कम है, मतलब उसकी प्रोडक्शन उतनी नहीं है जितनी है हमारी ये दूसरी मुर्गी की है, तो डिमांड ज़्यादा है, उसने साल बाद पलना है, इसने 6 हफ्ते के अंदर न्यूट्रिशन में कोई फ़र्क नहीं है। देसी वलैती एक बराबर है। व्हाट्सअप ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ मतलब ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਦੇਸੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਦੇ कहदा मतलब महंगी इस तो कि ਉਹਦੀ मतलब ਪਿੱਛੇ प्रोडक्शन घट है, डिमांड ज़्यादा होती है ना, फिर है कि 1 साल बाद वो पलती है। आपको कम अज़ कम भी आपने मुर्गा लेना, आप 1 साल से छोटा लोगे नहीं, उसका 1.5 kg तो वज़न होता है। यानी कि नहीं, ये जो एक ऑथेंटिक अथॉरिटी हैं पोल्ट्री के ऊपर, वो कह रहे हैं कि देसी और वलैती के न्यूट्रिशन में कोई फ़र्क नहीं है। जो वलैती में हमें न्यूट्रिशन मिल रहे हैं वो सिर्फ लोग जो कि ज़रा खींच के खाते हैं, वो टेक्निकली हम उसे कहते हैं कोलेजन, कि उसका फाइबर ज़रा सख्त होता है ड्यू टू एक्सरसाइज। वो फ्लाइट भी करता है, सारा दिन उन्हें वारागर्दी भी करनी है, उसके मसल्स के अंदर वो ज़रा टाइटनेस आ जाती है, तो खींच के खाने को चीज़ को ज़रा मज़ा आता है। और बाकी खुशबू वाली बात मैंने आपको बता दी। अंडे की क्या स्टोरी है? अंडे की भी ऐसे ही है। अंडा वो लोग कहते हैं जी वो उसका येलो होता है तो बड़ा मज़ेदार होता है, वो येलो नहीं होता। वो येलो इसलिए होता है कि उसने घास खानी है, उसने सब्ज़ चारा खाना है। नहीं, कीड़े तो जो येलो होने की वजह बता रहा हूँ, येलो वाली चीज़ वो जो उसके अंदर होती है उसको हम बोलते हैं ज़ैंथोफिल। जो भी ग्रीन वेजिटेबल होगी उसके अंदर ये ज़ैंथोफिल होता है। ज़ैंथोफिल जो है वो उसको येलो कलर देता है। और जो विलायती उसका देसी का जो है वो रेड होता है थोड़ा सा। देसी की बात ही कर रहा हूँ, उसका येलो होता है, ऑरेंज। यही वजह, वो ऑरेंज जो आपने देखा होगा, कुछ लोग जो है वो डिज़ाइनर एग हम उन्हें कहते हैं कि उनको कोई खास किस्म की वो देते हैं। जैसे आजकल वो देखा ओमेगा-3 के अंडे, ओमेगा-3 जिसको हम अलसी कहते हैं, अलसी के कुछ लोग करते हैं, कुछ उसके बाद जो है उसमें क्या अंडे में टीका लगाते हैं? नहीं, टीका नहीं लगाते भी, वो उसकी खुराक के अंदर का हिस्सा बनाया जाता है। मुर्गी की खुराक का हिस्सा बनाया जाता है। उसके अंदर उसका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाफ आ जाता है। वैसे और कोलेस्ट्रॉल 185 मिलीग्राम है, तो वो समझो कि 50 आ जाता है, तो वो लोग समझते हैं कि हार्ट के लिए अच्छा है। अच्छा, अब मरी मुर्गी की आखिरी कंक्लूजन पे आते हैं कि मरी मुर्गी हमें एक तो पता चल जाए कैसे, और मरी मुर्गी हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंसानी सेहत, इंसान के जिस्म तक ना पहुँचे, इंसान को पता चल जाए कि यहाँ इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, इसमें हमें जो निशानदेही करते हैं, मतलब एक तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर रेंडरिंग प्लांट्स है। रेंडरिंग प्लांट्स ये है कि ये मरी मुर्गी वहाँ पर जाती है, इनको बड़े बड़े प्रेशर कुकर्स में डाला जाता है जिनका टेम्परेचर 120-22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
होता है तो वहाँ पर ये हड्डियाँ वगैरह सारी इनकी गल जाती है। इसको हम पोल्ट्री बाई प्रोडक्ट मील कहते हैं। मील मतलब ज़ाहिर है वो प्रोटीन को हमने एक मील की शक्ल दे दी है। तो ये कुछ कंपनियां जो हैं ये 1 से लेकर 3% तक सिर्फ अपनी फीड के अंदर, लेकिन वो भी चूँकि लोगों को अब ज़रा अवेयरनेस होती जा रही है और अच्छी कंपनीज जो हैं वो इसको अब ऑलमोस्ट अपनी वो जो फीड फार्मूलेशन से उसको निकालती जा रही हैं। और 1% का नुकसान भी नहीं है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हीट से वहाँ पर आता है तो उसके अंदर वो किसी बैक्टीरिया का या किसी जरा बीमारी पैदा करने वाले अंसर का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो और ये जो मील निकालते हैं, ये जो चिकन क्यूब्स होते हैं ये मील के तो नहीं बनते? अब देखे ना, फिर वो माइंडसेट वाली आपने बात कर दी। अब क्या कहा जा सकता है? मुझे लग रहा है नहीं, मैं ये देखा ना, अब ये फूड अथॉरिटी को ऐसे आपने यखनी बना दी जब, तो यखनी तो कहीं देखिए जी, मैं यखनी बनी ना वो तो। हाँ, यखनी बनी। यखनी तो आपने फिर वो क्यूब्स तो नहीं बना दिए उसके? देखिए जी, मैं तो नहीं बना सकता, अब ये आप इसको तहकीक करें, लेकिन पोल्ट्री के अंदर इसका ऐसा है। लेकिन खुदा जाने अब क्या, मैं नहीं इसके ऊपर कमेंट करूंगा कहाँ पर चीजें कौन क्या बना रहा है किसी को कोई पता नहीं है। ये फूड अथॉरिटी वालों को चेक होगा, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता। फूड अथॉरिटी वालों से ही बात करेंगे। नाज़रीन, आपसे एक अथॉरिटी की बात करवाई और ये जितनी भी मिथ्स चल रही हैं मुर्गी को लेके, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। इसमें जो आप कहते हैं कि बच्चियों के चेहरे पे बाल निकल आते हैं, इसकी ना बड़ी मल्टीपल रीज़न है। सिर्फ इसको मुर्गी के साथ रिलेट करना जो है वो बिल्कुल गलत है। ये बाज़ का होता है कि इंसानी जिस्म के अंदर ना इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है तो देयर आर सर्टन हार्मोन्स इन फीमेल विच एक्ट लाइक एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है वो अब मेल हार्मोन है। जब रेजिस्टेंस पैदा होती है, एक तो ये रीज़न, और फिर कुछ ये वाली बात भी ज़हन में रखेंगे, खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्ची की वालदा को या उसकी खाला को ये प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम उनकी भांजी में या बच्ची में। मुर्गी खाने से कोई मसला नहीं? मुर्गी खाने से डॉक्टर साहब क्या आपने सारी मिथ खराब कर दी? नहीं, मिथ मैं तो हम तो कह के था मिथें वो लोग कह रहे हैं कि भाई मुर्गी खाने से मुर्गी का वो लेग पीस के अंदर वो जो उसकी हड्डी होती है उसको दांत नहीं मारना चाहिए। मैंने सुना है कई मुर्गी पालने वालों से कि दांत ना मारे वलायती मुर्गी की हड्डी को, क्योंकि उसके अंदर तमाम का तमाम जो उसको फीड दिया गया होता है वो उसके अंदर होता है। दिस इज बायो कन्वर्शन। बायो कन्वर्शन की एक चीज़, मुर्गी ने छिपकली खा ली है, काकरोच खा लिया, द वेरी थॉट कि यार हम क्या खा रहे हैं, दैट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ हिज बॉडी। अब उसकी हैयत चेंज हो गई है। काकरोच अंदर जाके काकरोच नहीं रहा, वो प्रोटीन हो गया, वो प्रोटीन का हिस्सा बन गया और हर लिहाज से वो खाना चाहिए। डॉक्टर साहब एक और मिथ थी, वो कहते हैं अंडों को टीके लगाते हैं। मुमकिन ही नहीं है यार। मैं फिर कहता हूँ कि 8000 मिलियन अंडा पैदा हो रहा है यार। बट सब तसव्वुर करो 8000 मिलियन अंडे नूं एंड लाना यार। डॉक्टर साहब असल में ये सोशल मीडिया के बड़े साइंसदान जो से है ना, वो जितनी भी फूफो बैठी होती हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये प्लान दिया है कि ये जो सा है मुर्गी जो खाती है वही हम खाते हैं और हम वही बनते हैं। अब देखो, मैं ये खतून का मैंने भी सुना, मेरा दिल कर रहा है, मतलब मैं पता आपसे आपके चैनल से एक बड़ा ज़रूरी पैगाम देना चाहता हूँ। बिल्कुल दें। ऐसे इंडिविजुअल टॉक्स बड़ी दफ़ा हुई हैं। जो लोग ये बातें करते हैं, जो जिस तरह का मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, बेटर एडिटर्स के वो पैनल की फॉर्म में वो भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं। उस वक्त इसका सोल्यूशन निकलेगा। मैं अपने एंड पे बात करता रहूंगा, वो अपने एंड पे बात करते रहेंगे। नहीं, आप तो अथॉरिटी हैं डॉक्टर साहब, वो सब की रोटी चल रही है। आप तो एक वेटनरी डॉक्टर हैं, आपने 5 साल लगाए हैं। मैं किसी का स्पोक्समैन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से आया हूँ कि लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चलनी चाहिए। इतनी गलत बात फैलाई जा रही है, एक बंदा बात करके पीछे हट जाता है, उसको पता ही नहीं वो कौन है। जैसे वो वैक्सीन में कह रहे हैं कि मैंने आपके चैनल पे आऊँ, मेरा आपके पास पूरा एड्रेस है। अगर मैं कोई गलत बात की तो आप मुझे कहाँ से पॉइंट कर सकें, डॉक्टर साहब है तो की था। अब जो एक लड़की या लड़का औरत आगे आपको कह दी कि यूट्यूब पे बैठ के तुर्की वाले घोड़ा खाते हैं इसलिए ताकतवर हैं, ईसाई जो है वो खंजीर खाते हैं इसलिए वही हैं, तो मुसलमान जो कि ब्रायलर खाते हैं इस वजह से है। भी मेरा बंदा उन्होंने पूछे भी तू आज तो 30 साल पहला कोठे छाला मारती सीढ़ी हूँ तेरे को नहीं भाई थी, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न। मतलब ऐसा इलॉजिकल बात करने के मतलब अकल दंग रह जाती है कि अब जो पहले तुमसे छलांगे मारी जाती है सोशल मीडिया पे दुनिया मान भी जाती है ना डॉक्टर साहब, क्या वजह क्या है इसकी कि दुनिया हमारा कमजोर हो गया ईमान, या हम? मेरा तो यही ख्याल है। मैं तो ये अब ये परसों 14 आप देख नहीं रहे वैक्सीन के बारे में क्या है, जो जिन्होंने लगाई 2 साल बाद मर जाएंगे यार। अकल दंग नहीं रहती है इनके। मतलब क्या अच्छा, मैंने एंड पे किसी ने मुझे पूछा कि मर जाएंगे, मैं कहा जी तो सारे मर जाएंगे, फिर तू जिंदा रह के की करना, तू भी मर जाएगी। तो इससे ये वाली बातें मतलब हम तो लोगों को कहते रहते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जब कभी आज से 3-4 साल पहले ज़ाहिर है मेरे खानदान में लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे। मुर्गी आप भी खाते होंगे, आपके बच्चे भी खाते हैं। मैं कहता हूँ कि नोबडी आस्क, जिनको हमने गाइड कर दिया, जिनको हमने समझा दिया, मतलब हम सबसे बड़ी बात मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूँ कि यही खुराक जब हम देसी को देते हैं, बड़ी क्यों नहीं, सारों की तो बोलती वहीं बंद हो जाती है कि हाँ जी। अच्छा, फिर आखिरी मैं क्वेश्चन ये करता हूँ
हूँ। मैं कोई ब्रॉयलर के बारे में ये कहती हूँ, अंडे के बारे में क्यों नहीं कोई बात करता? हाँ वाई, अंडा भी तो उसी फीड से आ रहा है, वो कहते हैं क्यों नहीं आ रहा? उसका अल्टरनेट कोई नहीं है। उसका अल्टरनेट कोई वो तो नहीं। हम कच्चू कुमे अंडे तो उसी खान तो रहे कच्चू कुमे का गोश्त खिला देते हैं यहाँ पे, कच्चू कुमे का बारबेक्यू भी उसका खिलाते चूंकि हैं। अल्टरनेट कोई नहीं है, उसमें कोई नहीं बात करता यार, उसको भी तो वही फीड जा रही है डॉक्टर साहब, एक और ब्रांड में मिथ जा थी, रही वो कहते हैं अंडों को टीके लगाते हैं। है। मुमकिन ही नहीं है यार। मैं फिर कहता हूँ कि 8000 मिलियन अंडा पैदा हो रहा है यार, बट सब तसव्वुर करो 8000 मिलियन अंडे ਨੂੰ ਐਂਡ ਲਾਣਾ यार, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ? ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਵੀ नहीं सकते भी। मतलब पोल्ट्री एक पेरिशेबल आइटम है, मतलब लोग कहते हैं जी स्टॉक कर लेंगे, मतलब मुझे ये भी हैरान होती है, डे ओल्ड चिक मीन्स डे ओल्ड चिक, उन्होंने तुसी आप उसको अगले दिन नहीं रख सकते। आप बकरे गाय भैंसे 2-2 4-4 महीने एक्सटेंड कर सकते हो। यू कैनॉट कीप पोल्ट्री फॉर अ लॉन्गर टाइम। हाँ, वो आज का निकालनी ब्राइडर पड़ेगी। आज 6 हफ्ते का हो गया, अगला हफ्ता जू जाएगा, आप कोई डाउन होता जाएगा, उसके गोश्त के अंदर वो चीज़ नहीं रहेगा, उसका फाइबर बढ़ जाएगा, लोग खाना नहीं पसंद करेंगे, बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा हो जाएगा दूसरे मानों में। अच्छा, वैसे आपने जितना इसको सादा कर दिया, वैसे इतना सादा वाकई है इतना या है। पहले देखिए कोई मेरी बात प्रॉब्लम सुनो। होती रही है? मैं डॉक्टर साहब, नहीं, देखिए, मैं वही आपको बता if दूं, there मैं is आपकी बात smoke, समझ there must गया। be some fire। हम यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा डिपार्टमेंट और एलिवन न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट ऑन एन एवरेज हम साल की कम से कम 20 से 35 रिसर्च डेली बेसिस, मतलब एनुअल बेसिस पे कराते हैं। यूनिवर्सिटी कब खुल रही है? हम वहाँ पर भी आएंगे 7 जून को खुल रही है इंशाल्लाह ताला। अगर इंशाल्लाह आपके पास आएंगे हम और वहाँ मुझे दिखाएंगे आप research वहाँ पे अपनी। हम अपनी फीड वहाँ पे बनाते हैं, हम खुद फार्मूलेशन करते हैं यार। कभी हमने हार्मोन्स नहीं डाले, कभी उसके अंदर स्टीरॉइड नहीं डाले। पता नहीं लोग कहाँ से ये बातें सीख लेती हैं, कहाँ से ये बातें आती हैं। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ये जो लोग कहते हैं उनको हमारे साथ बिठाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बिठाएंगे तो बात बनेगी, वरना ये वो अपनी तूती लाग रहे हैं, हम अपना तूती लाग रहे हैं। सिचुएशन ये है कि जो वीडियोस आप देखते हैं, जो वीडियोस दिखाई जाती हैं, जो वीडियोस इंटरनेट पे या टीवी पे कहीं पे भी आपको दिखाई जाती हैं, जिसके बंदे के यहाँ बल्ब लगता है तो बल्ब रोशन हो जाता है, वो मकनातीस लगता है तो वैक्सीन नाल मकनातीस हो जाता है, और बिल गेट्स ने हमें चिपें डाल दी। ये जो सोशल मीडिया के जो है ना फुप्पोएं, मैं फुप्पो कहता हूँ, फुप्पो ही हैं, जो सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी अपनी रिसर्चें करती हैं और वो तमाम की तमाम बना के लोग आपको देते हैं कि जी ये हो जाएगा, वो आप सोशल मीडिया पे फ़ोन पे लगे रहते हैं, देखते रहते हैं, इनको इनकी बातें सुनते रहते हैं। ये किस्से कहानियाँ हैं, इनके पैसे जनरेट होते हैं जब आप इनको व्यूज़ देते हैं। तो कोर कुछ भी नहीं है। अगर आपने एंजॉय करना है आप भी देखें, बिल्कुल इनको देखें सुने, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर नाफिज अमल ना कर दें। ऑथेंटिक सोर्स के पास जाएं। ये अथॉरिटी हैं, ये डॉक्टर हैं, इन्होंने वेटनरी साइंसेस में इनका मास्टर्स है, यानी कि ये MBBS के इक्वलेंट है, और ये पोल्ट्री को समझते हैं। PhD इनकी पोल्ट्री के अंदर है। तो इन्होंने जो बातें आपको बताई हैं वसूख से, अपनी अथॉरिटी से, और एक मुस्तनद चैनल पर बैठ के बताई हैं जिस पे पकड़ भी है, और जिस पे अगर ये गलत बोलेंगे तो इनको पकड़ा जाएगा, इनका सवाल किया जाएगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की बातों को ज़हन पे ले लेंगे, वैक्सीन लगवाने नहीं जाएंगे, सोशल मीडिया की बातों को ज़हन पे ले लेंगे, खाना खाना छोड़ देंगे, सोशल मीडिया की बातों को ज़हन पे ले लेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेचैन कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेंगे, तो वो अपना नुकसान करेंगे, आप किसी और का नुकसान नहीं होगा। तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि बात वो माने जो ऑथेंटिक सोर्स से आती हो। इस तरह सोशल मीडिया का आजकल ट्रेंड है, वो कह रहे हैं ना यूट्यूब पे पैसे लोग कमा रहे हैं, तो पैसे कमाने के चक्कर में, क्लिक बेट के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कुछ डाली जाते हैं। वो आजकल तो अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या क्या दज्जाल की मनपसंद औरतें, ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी होंगी, वो भी क्लिक चल रहे हैं। इसमें व्हाट्सअप एक मैं थोड़ा सा एडिशन भी कर दूं। मैं अपने बच्चों को, जब हम वहाँ पे यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि ये जो समोसे हम खाते हैं, हाँ, पूरी साइंस कहती है कि समोसे को तीसरी दफ़ा उस तेल में नहीं तलना चाहिए। ऑटो ऑक्सीडेशन होती है। कैंसर का सबसे बड़ा जो MBBS डॉक्टर, उन्होंने ये इसका बायस निकाला है। कौन इनको चेक करता है? वो 45 सही समोसे तेल है। चल जाते हैं। तीसरी दफ़ा वो तेल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ, हुन ऐ सही गल जे, समोसे कंट्रोल करें वैसे बड़ा मुश्किल काम कह दिया। नहीं, मैं यही मुझे बड़ा कह रहा हूँ, पसंद है मैं यही समोसे। कह रहा हूँ। और उसका वही हम कहते हैं कि वो चेक करना, हम अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि आपने ये चेक करना होगा, आपका समोसा चौथे तेल से आया कि 5वें तेल में आया, उसका कलर ठीक ठाक डार्क ब्राउन हो जाता है। दैट इज एन इंडिकेटर। ये जहर है, इस जहर को कंट्रोल करना, और ये इसको फूड बोलते अथॉरिटी हैं। वालों से जवाब लेने वाले हैं। आपको अभी जितनी तमाम मिथ्स थी वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी, और भी बातें इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखें, मैं इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जहाँ जो बेज़ाब्तगियाँ होती हैं उसका सवाल पूछना हमारा हक है। वो सवाल हम पूछेंगे और उसका जवाब अभी ये देंगे जी। कार्ड मंगवाएं ना जरा, कार्डों के सीरियल नंबर हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अब तो वैसे भी बड़ी साइंस तरक्की कर गई, आपने मुझे साइंसदान कह दिया। आपको ये नजर नहीं आया कि ये पार्क अच्छा है? इजी हो जाए, गरम क्यों हो रहे हैं? मैं तो बड़ा प्यार से बात कर। तुसी DG गए थे, रसीदा कोई तो कोई रखियां होनगियां, ਤੁਹਾਡਾ कोई तेल पवा के लिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ के पास रसीदें हैं
इनके पास डाटा है, वो चलाएं जिधर चलाना है। आपने लड़ना मेरे से? शाह साहब नहीं, एक मिनट, आप यार ये पार्क देखो, ये कैसे मेंटेन। पार्क को देख के मैं ये भूल जाऊं कि यहाँ पर जो कौम का पैसा जाया हो रहा है। अगर कोई बेजाब्तगी हुई पेट्रोल कोई में, बेजाब- आप एक मिनट, मेरा गिरेबान ओहो पकड़िएगा। शाह साहब एक मिनट, मुझे मेरी बात पकड़िएगा। सुनिए, मेरी बात अब सुनिए। मुझे शाह साहब, सड़क पे शाह नहीं नहीं नहीं, सड़क पे नहीं शाह घसीटेंगे, साहब- हम शरीफ लोग हैं। शाह साहब मेरी बात ये सुनिए। जानेंगे ये। फिर कोई यहाँ corruption शाह है, साहब ऐसी ऐसी मजाक। बातें ना आप सारी करें, जिंदगी बड़ी यहाँ- बड़ी करप्शन आपकी और पकड़ी भाई, गई है। यहाँ बैठ जाए आप। Corruption ट्रैक्टर आपने की है। ट्रैक्टर जो सा है वो corruption ईंटों की पे वजह है। से यहाँ आए हैं। कल रात तक ईंटों पे था शाह और साहब। कोई इन जब तक तस्वीरें ट्रैक्टर- तस्वीरें हजरत- दिखा दी। हजरत सुलेमान के जेल लगा गए हैं इसे काम। यार आप हर बात पे आप यार सब ये जवान क्या है? ये आदमी है, देखें। सच ओ बोले। ठहर जाए, मेरी जवानी पे सीखें। ना जाएं आप, ठहर जाएं। सीखें यार। मैं आप ही से सीख रहा हूँ ये सारा कुछ, मैनू सिखाओ किस तरह तेल चोरी करना। पेट्रोल का आप हिसाब ले जो लें। एक्चुअल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आपने जो एविडेंस दिए हैं उस पे इंक्वायरी करेंगे। हाँ वाह। मैंने इन जैसा मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और रिसर्चर, ये जेन्युइन आदमी हैं। ये तो आपने इसकी निशानदेही की है ना। हर महकमे के जौन से भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वहाँ पे 20 गाड़ी खड़ी है। मौलवी साहब ये जुल्म है ना? जुल्म, मैंने कहा कि ये जुल्म की इंतहा हाँ है। है। खुदारा कौम के पैसे के साथ मजाक ना करें। खान साहब जो से हैं, हम बड़ा फॉलो करते हैं उनको, हमारे लीडर हैं। उन्होंने कहा कि कौम का पैसा जाया नहीं होने देना, क्योंकि बेशरम आदमी तुम्हारे बाप का पैसा है।